हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। अभी तक हमने कई सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं जो आपके सुपर टेट के सिलेबस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। अक्षांश देशांतर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, चाहे वो कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो। फ़िलहाल ये जो वीडियो है ये आपके सुपर टेट और यूपी लेखपाल के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो आप जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको न्यू अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अक्षांश और देशांतर को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि पृथ्वी की जो गति होती है, पृथ्वी गति दो तरीके से करती है। एक तो उसकी होती है घूर्णन गति, या इसको हम परिभ्रमण गति भी कह देते हैं, या पृथ्वी की इसको दैनिक गति भी कहा जाता है। दूसरी गति जो होती है वो आपकी होती है परिक्रमण गति, जिसको हम वार्षिक गति कहते हैं। अब देखो, घूर्णन या दैनिक गति का मतलब क्या है। घूर्णन का मतलब यह है कि जो पृथ्वी है, जो अपनी अक्ष पर घूमती है, इस तरीके से घूम रही है, ठीक है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ऐसे आपने देखा होगा लट्टू घूमता है, उस तरीके से पृथ्वी भी अपनी अक्ष पर घूम रही है। तो उसको हम घूर्णन गति, या हम उसकी परिभ्रमण गति, या इसको हम दैनिक गति कह देते हैं, ठीक है। दूसरी जो गति आती है वो है परिक्रमण गति। परिक्रमा की होगी आपने, ठीक है। परिक्रमा जब की जाती है तो हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु के चारों ओर घूमते हैं। तो ऐसे ही पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसको हम क्या कहते हैं, परिक्रमण गति, या पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहती हैं। क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर जो है अपना एक कंप्लीट चक्कर वर्ष में लगा पाती, इसीलिए इसको हम पृथ्वी की वार्षिक गति कह देते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। रोटेशन मतलब आपकी घूर्णन गति हो गई, रिवॉल्यूशन मतलब परिक्रमण गति हो गई, ठीक। तो अब हम बात कर लेते हैं घूर्णन या दैनिक गति है क्या। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, तभी सूर्य का जो उदय होता है वो पूर्व से होता है, अस्त कहाँ पे होता है, पश्चिम से होता है। तो ध्यान रखना, सूर्य उस पृथ्वी जो हमेशा अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति या घूर्णन गति भी कहते हैं। तो जो दिन व रात, पृथ्वी के ऊपर जो दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी की दैनिक गति या घूर्णन गति के कारण होते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला है परिक्रमण गति या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दो गति हो गई, एक तो हो गई घूर्णन गति यानी दैनिक गति, जिससे पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। बात करें कि ऋतुओं में परिवर्तन किस तरीके से होता है, तो ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो आपके परिक्रमण गति के कारण होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, पृथ्वी घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों साथ साथ करती है, यानी अपनी अक्ष पर भी घूमती हो जाती है और जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती हो जाती है। तो ये दोनों गति पृथ्वी के अंदर कैसी होती हैं, साथ साथ होती हैं। अब हम बात कर लें सौर दिवस, एक सोलर डे क्या होता है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक घूर्णन करने में जितना समय लेती है उसे हम कह देते हैं सौर दिवस, और ये कितना होता है, 24 घंटे का होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो सौर दिवस जो है आपका 24 घंटे का होता है, ठीक है। अगला है नक्षत्र दिवस। तो नक्षत्र दिवस मतलब आपका सिडेरल डे जो होता है वो कितने का होता है, वो 23 घंटे 56 मिनट की अवधि का होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। सोलर दिवस यानी सौर दिवस जो होता है वो आपका 24 घंटे का होता है, और आपका नक्षत्र दिवस जो होता है वो आपका 23 घंटे 56 मिनट का होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे उपसौर के बारे में। उपसौर क्या है, तो उप का मतलब जो होता है वो सिंपल सी बात है, निकट होता है, ठीक है। उप का मतलब होता है निकट। तो उपसौर जो शब्द है यहाँ पर, ये पृथ्वी और सूर्य की गति से संबंधित है।
उपसौर का मतलब यह है कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो वहाँ पर आपकी दो स्थिति उत्पन्न होगी, दो स्थिति उत्पन्न होगी। एक तो जब कि पृथ्वी पास होगी, क्योंकि दीर्घ वृत्तीय कक्षा में गति कर रही है, गोलाकार में गति करती, अगर वृत्तीय कक्षा में गति करती तब तो कोई स्थिति ऐसी नहीं बन पाती, तो प्रत्येक दिशा में जो डिस्टेंस होती पृथ्वी की सूर्य से वो समान होती। लेकिन पृथ्वी जो है वो दीर्घ वृत्तीय कक्षा में गति कर रही है, इसीलिए स्थिति तो दीर्घ वृत्तीय कक्षा ऐसी होती है, सूर्य यहाँ पे है मान लो, ठीक है, और ये पृथ्वी है। तो यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि दूर होगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि पृथ्वी जो है क्या होगी, सूर्य के पास में होगी। तो जो सूर्य के पास वाली जो स्थिति होती है उसे ही हम उपसौर कह देते हैं। यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक समीप होती है तो उसे हम उपसौर कह देते हैं। यह स्थिति कब होती है, आपकी 3 जनवरी को होती है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, 14.70 करोड़ किलोमीटर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये बीच की दूरी मतलब उपसौर में जो है 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। अब हम बात करें अपसौर। अपसौर को हम कहते हैं एपीहीलियन। अप मतलब होता है दूर, ठीक है, तो जस्ट उसका उपसौर का उल्टा हो जाएगा। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं, और ये होता कब है, 4 जुलाई को होता है, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ पर ध्यान रखना, कंफ्यूजन ये हो जाता है, बहुत से लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देखो पृथ्वी उपसौर में सूर्य के पास में है। अब सूर्य पृथ्वी के पास में है तो यहाँ पर पृथ्वी पर गर्मी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और लेकिन अब यहाँ पर क्या है, 3 जनवरी को हमारे यहाँ पे देखो ठंड पड़ती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। हम अपने यहाँ की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखो हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखोगे तो इस समय गर्मी पड़ रही होगी, ठीक है। तो उस समय सूर्य जो होता है पृथ्वी के समीप होता है और गर्मी भी पड़ती है, लेकिन कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है। तो हमें अपने रेस्पेक्ट में नहीं देखनी है हर एक चीज, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध के रेस्पेक्ट में नहीं देखनी है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय क्या होगी, गर्मी होगी, लेकिन उत्तरी गोलार्ध से हालांकि सूर्य दूर होता है इसलिए यहाँ पे सर्दी पड़ती है। लेकिन हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि 3 जनवरी को ही आपका उपसौर होता है, क्योंकि 3 जनवरी को ही सूर्य जो होता है पृथ्वी के समीप होता है। और आपका 4 जुलाई को अपसौर होता है। 4 जुलाई में सूर्य जो है पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है। अधिकतम दूरी होने की वजह से तो यहाँ पे क्या होता है, अपसौर की कंडीशन उत्पन्न होती है। अपसौर का मतलब यही है कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप चीज़ ये देख रहे होगे, अगर अब यहाँ पे दूर होता है अगर पृथ्वी से, फिर भी क्या है, यहाँ पे अब आप देखते हो 4 जुलाई को यहाँ पे हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ती है, लेकिन ये हमारे उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ये कंडीशन अलग होती है, तो वहाँ पे ठंड पड़ती है। तो हमें ओवरऑल पृथ्वी को देखना है, ना कि अपने रेस्पेक्ट में देखना है, ठीक है। तो ये कंडीशन देखो, ये वाली कंडीशन जो हो गई आपकी, ये हो गई आपकी अपसौर, और ये कंडीशन हो गई आपकी उपसौर, ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो मानी जाती है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर मानी गई है अपसौर के केस में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर है एक आपकी एपसाइड रेखा। एपसाइड रेखा क्या होती है कि उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है, उसे हम एपसाइड रेखा कहते हैं। तो देखो यहाँ पे ये है आपकी स्थिति अपसौर की, ये है उपसौर की, इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी जो सूर्य के केंद्र से गुजरेगी वो आपकी कहलाएगी एपसाइड रेखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि पृथ्वी जो है हमारे सौरमंडल का सदस्य है, तो हम उसका जो अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन के लिए हमने एक नमूना बना लिया है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब कह देते हैं। तो पृथ्वी का अध्ययन हम एक नमूने के द्वारा करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। और ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जैसे अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा और भूमध्य रेखा। तो इनको हम क्या कहते हैं, इन काल्पनिक रेखाओं को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो आपको दिख भी रही होंगी। देखो ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं हमारी कैसी हैं,
काल्पनिक रेखाएं हैं और इन रेखाओं के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी का प्रॉपर तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। इसीलिए हमने इस पर एक काल्पनिक रेखाएं मान ली हैं, हालांकि एग्जिस्ट नहीं करती हैं ये रेखाएं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं जो हैं आपकी, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है मान लो, तो पृथ्वी पर अध्ययन करने के लिए, पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हमने एक काल्पनिक रेखाएं मान ली। और काल्पनिक रेखाओं में कौन कौन सी रेखाएं होगी, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हो गई। तो अभी हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। ठीक है, अक्षांश रेखाएं जो हैं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी यहाँ से ये मान लो ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, एक तरीके से काल्पनिक रेखाएं हो गई, जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाएंगी तो ये क्षैतिज होती हैं। बिल्कुल कैसी होती हैं, ये क्षैतिज होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्षैतिज रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के कैसे होती हैं, समांतर होती हैं। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर की होती है। तो ध्यान रखना है कि अक्षांश रेखाएं कैसी खींची जाएंगी, क्षैतिज खींची जाएंगी। ठीक है, और प्रत्येक दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होगी वो कितनी होगी, 111 किलोमीटर होगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी हम एक चीज़ की चर्चा और कर लेते हैं कि यहाँ पर अब अक्षांश रेखाएं खींची कितनी जा सकती हैं, किस तरीके से अक्षांश रेखाएं खींचनी है और कितनी अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा की। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर मान के चलो ये आपकी पृथ्वी हो गई। ठीक है, पृथ्वी हो गई। ठीक, और ये आपकी हो गई एक ऐसी रेखा जो पृथ्वी को बीच से दो बराबर भागों में बांट दे, बीच से दो बराबर भागों में बांट दे, उसको हम कह देते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा कहेंगे, भूमध्य रेखा। और अक्षांश रेखाओं का जो आधार माना गया है वो बीच से ही माना गया है, यानी जो बीच वाली रेखा है उसको ही हमने 0 डिग्री की अक्षांश रेखा मान लिया है। क्योंकि किसी न किसी को आधार हमें मानना ही पड़ता है, और आधार मानकर ही हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं किसी भी चीज़ का। तो हमने क्या किया, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा, और जिस रेखा ने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा वही क्या हो गई, आपकी अक्षांश रेखा हो गई। 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमने उसको उसका नाम दे दिया। ठीक है, इसी को हमने आधार मान लिया। तो इसको भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो 3 नाम हो गए इसके, ध्यान रखना। एक ही रेखा के 3 नाम है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी क्या है देखते हैं हम आगे। तो पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। 3 नाम मैंने बता दिए। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल में 90-90 डिग्री अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश रेखाएं नहीं हो सकती। ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी हो गई पृथ्वी। ठीक है, तो इस पृथ्वी को बीच से कोई रेखा बांटेगी, उसको हमने कह दिया भूमध्य रेखा। क्या कह दिया, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, पूरा जो सर्किल होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो होता है आपका 180 डिग्री का सर्किल होता है। ठीक, अब हमने इसको दो भागों में बांट दिया, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा आपका 90 डिग्री, ऊपर 90 डिग्री बचा, और नीचे भी कितना बचा आपका 90 डिग्री बचा। ठीक है,
ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब इस पे अब ऊपर हम कितना एंगल मैक्सिमम बना सकते हैं? तो ऊपर हम एंगल बना सकते हैं मैक्सिमम कितने का? 90 डिग्री का। और रेखाएं खींची कैसे जाती हैं? तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने मान लिया पृथ्वी का एक केंद्र, ठीक है। अब इस केंद्र पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 1 डिग्री का एंगल यहाँ बना देंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त हुआ, हमने 1 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे बना दिए 1 डिग्री का एंगल, और 1 डिग्री का एंगल यहाँ बना दिया। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये बना दिया 1 डिग्री का एंगल, ये रहा 1 डिग्री का एंगल, और ये रहा 1 डिग्री का, यही तो एंगल है आपका 1 डिग्री मान लो ये वाला, ठीक है। हालांकि थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका 1 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, तो ये आपकी बन जाएगी 1 डिग्री अक्षांश रेखा। ऐसे यहाँ पे बनाओगे आप 2 डिग्री का एंगल, ये तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए ये जा रहा है इस तरीके से, ये 1 डिग्री का हो गया, और ये मान लीजिए 2 डिग्री का हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये 2 डिग्री का हो गया। अब इन दोनों को मिलाओगे तो ये भी आपकी 2 डिग्री बन गई। ऐसे ऊपर लेके जाओगे 3 डिग्री, और ऊपर लेके जाओगे 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरीके से कुल मिलाकर के आप यहाँ तक जो है 90 डिग्री तक बना सकते हो। यानी यहाँ पर मैक्सिमम कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं इस 0 डिग्री के ऊपर? तो कोई 0 डिग्री तो ये हो गया, और 0 डिग्री के ऊपर आप 90 रेखाएं और खींच सकते हो, 90 रेखाएं और खींच सकते हो। लेकिन जो 90वीं रेखा होगी वो आपकी एक बिंदु के रूप में होगी, और बिंदु तो रेखा होता नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऊपर 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर, यानी उत्तरी गोलार्ध में, देखो हमने ये जो रेखा खींची, ये वाली रेखा जो खींची, ये आपकी थी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया। जो उत्तर की तरफ भाग था उसको हमने कह दिया कौन सा? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिण की तरफ भाग था उसको हमने कह दिया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। क्या कह दिया? दक्षिणी गोलार्ध कह दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो उत्तरी गोलार्ध में कितनी रेखाएं बन सकती हैं 0 डिग्री के ऊपर? तो आप कहोगे सर रेखाएं तो वैसे 90 बननी चाहिए थी, लेकिन एक रेखा ऐसी थी जो आपकी बिंदु के रूप में थी, इसीलिए रेखाओं की जो कुल संख्या कितनी हो गई? 89 रेखाएं ऊपर बनी उत्तरी गोलार्ध में। और ऐसे ही अगर नीचे की तरफ हम खींचेंगे तो नीचे भी कितनी रेखाएं बनेंगी? नीचे भी जो रेखाएं बनेंगी वो आपकी बनेंगी 89 रेखाएं, 89 रेखाएं 0 डिग्री के नीचे की तरफ, यानी दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 रेखाएं बनेंगी। अब 89 रेखाएं 0 डिग्री की रेखा के ऊपर और 89 डिग्री रेखाएं नीचे, तो 89 प्लस 89 प्लस और एक 0 डिग्री रेखा स्वयं, तो कितनी हो गई? यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपकी हो जाएंगी, कितनी रेखाएं हो जाएंगी? 179 रेखाएं। तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो अक्षांश रेखाओं की आप संख्या बता दोगे कितनी है? 179 कुल अक्षांश रेखाएं हैं। 0 डिग्री के ऊपर 89 रेखाएं, 0 डिग्री के नीचे 89 रेखाएं, तो कुल मिलाकर के अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो आपकी 179 रेखाएं होंगी। इतनी बात क्लियर है। और अगर इन दोनों बिंदुओं को भी रेखा मान ले, सवाल में दे देगा। देखो सवाल में आपसे जैसे प्रश्न पूछा कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, और आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो 180 का ऑप्शन है और एक आपके पास 179 का ऑप्शन है या 181 का ऑप्शन है। तो आप 179 राइट लगा करके आओगे। क्या लगा के राइट आओगे? 179, ठीक है। और अगर मान लीजिए 179 नहीं दिया है, ठीक है, 179 नहीं दिया है, तो आप 181 लगा करके आओगे। इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये जो 2 बिंदु हैं, यह आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये वाला ये उत्तरी ध्रुव है, क्योंकि उत्तर की तरफ है, बिल्कुल ऊपर है तो उत्तरी ध्रुव, नीचे की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, नीचे है बिल्कुल, तो उसको हमने कह दिया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को बिंदु रेखा मान ले, ये बिंदु के रूप में है, अगर इनको रेखा मान लें
तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 2 और बढ़ा दो तो कितनी हो जाएगी, 181 हो जाएगी। तो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है, यानी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है क्या पूछ रहा है। सवाल में अगर डायरेक्टली ये पूछ लिया कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर के कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 181 होगी। नॉर्मली पूछता है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 179 होगी। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है कि भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में एक एक डिग्री के अंतराल में 90-90 डिग्री अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश रेखाएं नहीं खींची जा सकती, क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो भाई 90 डिग्री का मैक्सिमम कोण बना सकते हो, तो 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश रेखाएं तो नहीं खींची जाएंगी, ठीक है। और देखो यहाँ पे भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। जो ऊपर वाला भाग है उत्तर की तरफ है तो उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण की तरफ है तो उसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। भूमध्य रेखा, ये आप मैप देख रहे होगे, ये वर्ल्ड का मैप है। और भूमध्य रेखा जब गुजरेगी तो ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी महाद्वीप से होकर गुजरेगी। तो कुल कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो आप कहोगे 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कुल कितने देशों से होकर गुजरती है, तो आप कहोगे सर 13 देशों से होकर गुजरती है। तो महाद्वीप कौन कौन से हैं, तो पहला महाद्वीप है आपका दक्षिणी अमेरिका, दूसरा है आपका अफ्रीका, और तीसरा है आपका एशिया। तो ये आप देख भी रहे होगे, तो जैसे ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया ये वाला, ठीक है। और ये आपका हो गया पूरा एशिया, ठीक है, ये एशिया है, यूरोप हो गया, ठीक है। इसके बाद देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये आपका अफ्रीका है। तो कुल मिलाकर के आप सभी परिचित हो 7 कॉन्टिनेंट हैं हमारे यहाँ पे, यानी 7 महाद्वीप हैं। तो आप अगर बीच में से निकालोगे इस रेखा को, तो ये रेखा आपकी एक तो दक्षिण अमेरिका, देखो ये रहा दक्षिण अमेरिका, और एक रहा ये आपका कौन सा, अफ्रीका, और तीसरा क्या रहा, तीसरा आपका रहा एशिया, ठीक है। क्योंकि एशिया के ना कुछ द्वीप हैं नीचे, तो उन द्वीपों से होकर के गुजरती है, लाइक इंडोनेशिया वगैरह से होकर के ये गुजरती है, ठीक है। तो अब बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका के देश, कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ से होकर गुजरती है। तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये 3 देश ऐसे हैं जहाँ से ये होकर के गुजरती है, ठीक है। और अगर हम बात करें अफ्रीका में, तो अफ्रीका में ये आपके सबसे अधिक देश जो हैं अफ्रीका से होकर गुजरती है। ये अफ्रीका में कितने देश हैं, देखो एक तो आपका गैबन हो गया, कांगो है, कांगो लोकतांत्रिक है, कांगो अलग है, कांगो लोकतांत्रिक अलग है, ठीक है। फिर आपका युगांडा है, केन्या है, साओ टोम है, और प्रिंसिप सोमालिया है। अगर हम एशिया की बात करें तो मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। तो एशिया का आप मैक्सिमम ध्यान रखना, क्योंकि हमारा जो देश है वो एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, तो मैक्सिमम आप एशिया का ध्यान तो रखोगे ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं हैं यहाँ पर। मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, जो समान अक्षांशीय कोण वाले स्थानों को मिलाती हैं। तो मैंने आपको पीछे बताया भी था, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि जैसे ये आपका 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री वाले पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो आपकी हो जाएगी 1 डिग्री अक्षांश रेखा। ऐसे ही 2 डिग्री वाले पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो हो जाएगी 2 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। ये ग्लोब या मानचित्र पर एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो आप देख ही रहे हो, यहाँ पर भी देख लो, जैसे ये आपकी रेखा जा रही है, ये रेखा है, एक दूसरे के कैसे हैं, समानांतर है, ठीक है। ये देखो समानांतर हैं एक दूसरे के, ठीक। 1 डिग्री के अंतराल पर इन रेखाओं की उत्तरी गोलार्ध में कुल संख्या 89 है। ऐसी इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 है। और इस प्रकार ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 179 हो जाएगी। हमने बात कर ली थी पूरी, ठीक है। आगे बढ़े कि इसके अतिरिक्त 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ग्लोब पर बिंदु हैं। यानी आप ये देख रहे होगे, मैंने आपको बताया भी था कि जैसे ये रेखा है, तो यहाँ पर एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, इनकी गणना अक्षांश रेखा में नहीं की जाती, ठीक। अक्षांश रेखाओं में 0 डिग्री अक्षांश अथवा विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा सबसे बड़ी होती है।
तो देखो बृहद सर्किल क्या है, यहाँ ग्रेट सर्किल की बात कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए वास्तव में जो हम रेखाएं की बात तब से करते हुए आ रहे हैं, तो वो वास्तव में रेखा नहीं होती हैं। अगर कोई गोल वस्तु है, गोल वस्तु के को अगर बीच से आप काटोगे, ठीक है, बीच से काटोगे, तो वो आपका बीच से जब काटोगे तो अब वो एक सर्किल की फॉर्म में कटेगी। जैसे बॉल है, आपकी गेंद होती है, काट के देखना कभी बीच में से, तो वो सर्किल की फॉर्म में कटेगी। तो ऐसे ही, लेकिन अगर आप सामने से देखोगे उस बॉल को, तो आपको दिखेगा एक लाइन है, लेकिन वास्तव में वो गोला होती है, गोले की फॉर्म में होती है, वृत्त की फॉर्म में होती है। तो वृहत सर्किल, वृहत मतलब बड़ा, सर्किल मतलब वृत्त, जो सबसे बड़ा वृत्त हो, और सबसे बड़ा वृत्त जो होगा पृथ्वी पर, जैसे मान के चलो ये पृथ्वी है आपकी, तो सबसे ज्यादा बड़ा व्यास कहाँ पे होगा, सबसे बड़ी दूरी कहाँ पे होगी, ये सबसे बड़ी दूरी जो होगी वो यहीं पे तो होगी। और ऊपर बढ़ोगे तो दूरी कम होती जाएगी। देखो अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो सबसे अधिक लंबाई जो होगी विषुवत रेखा की, वो कहाँ पर होने वाली है, वो आपकी होने वाली है भूमध्य रेखा पर। और जो भूमध्य रेखा वाला जो सर्किल होगा वही आपका कहलाएगा वृहत सर्किल। इतनी बात क्लियर है। तो अक्षांश रेखाओं में 0 डिग्री अक्षांश तथा विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा सबसे बड़ी होती है। ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ी आपको दिख ही रही है। तो यह वृहत सर्किल कहलाती है। क्या कहलाती है? वृहत सर्किल कहलाती है। ठीक है। उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांशों के बारे में बात करें तो ध्रुवीय भाग को उच्च अक्षांश कहते हैं। मैंने बताया भी था कि भाई ये तो 0 डिग्री हो गई, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री वाला जो मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। तो ध्रुवीय भाग जो होते हैं, यानी ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो ध्रुवीय भाग जो होते हैं उनकी जो अक्षांश, जो उनका अक्षांश होता है वो सबसे अधिक होता है, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश तो होगा नहीं। तो ध्रुवीय भाग जो होता है उसको हम उच्च अक्षांश कहते हैं। ठीक है। भूमध्य रेखीय भाग को निम्न अक्षांश कहा जाता है, क्योंकि 0 डिग्री से स्टार्ट होता है भूमध्य रेखीय भाग। उच्च तथा निम्न अक्षांशों का विभाजन 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के आधार पर किया जाता है। उच्च अक्षांश जो है 60 से 90 डिग्री को कहते हैं। मध्यवर्ती अक्षांश है वो 30 से 60 डिग्री को कहते हैं। और निम्नवर्ती अक्षांश जो है वो आपके 0 से 30 डिग्री को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक नोट है कि 60 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों की लंबाई भूमध्य रेखा की लगभग आधी होती है। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया ये 0 डिग्री है, ऊपर जाओगे तो कहीं पर 60 डिग्री आएगा। तो जो 60 डिग्री पर जो रेखा की लंबाई होगी, इस रेखा की लंबाई जो होगी 60 डिग्री पर, हालांकि हमारा फिगर इतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन समझना है 60 डिग्री पर जो भूमध्य, जो आपके अक्षांश रेखा की लंबाई होगी वो भूमध्य रेखा की आधी होगी। कितनी होगी? आधी होगी। समझना है, याद कर लेना है। जब आप एग्जैक्टली इसको बनाओगे तो वो आधी, लगभग आधी ही आती है। ठीक है, लगभग आधी होती है। और 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश रेखाओं की लंबाई भूमध्य रेखा की लगभग 1/6 आती है। ये आपका यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करें कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा की बात करें। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये है, मान लो आपकी अर्थ हो गई, 1 मिनट। ये आपकी अर्थ हो गई। ठीक है, अब इस अर्थ में आप ये मान लो भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये मान के चलो ये आपकी हो गई, ये जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे उत्तरी गोलार्ध में तो 0 के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे आपको एक रेखा प्राप्त होगी जिससे जो होगी आपकी 23.5 डिग्री अक्षांश पर। उत्तरी गोलार्ध में ऐसे नीचे की तरफ 23.5 डिग्री अक्षांश पर एक रेखा प्राप्त होगी। अब जो 23.5 डिग्री रेखा प्राप्त हो रही है उत्तरी गोलार्ध में, उसे हम कहेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पे होती है, लेकिन अक्षांश क्या होता है आपका? उत्तरी गोलार्ध में होती है। ऐसे ही
अगर हम नीचे की तरफ 23.5 डिग्री पे एक रेखा खींचेंगे तो उसे हम कहेंगे मकर रेखा। मकर रेखा जो होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में होती है, ठीक है। तो ये आपकी नॉर्थ में होती है और ये आपकी साउथ में होती है, ठीक है। तो कभी कभी प्रश्न ये आ जाता है कि कर्क रेखा का अक्षांश होता है, तो आपके ऑप्शन इस तरीके से दिए होते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। तो एकदम से हमें 23.5 डिग्री देख करके टिक नहीं कर देना, ये भी देखना है कि नॉर्थ में है या साउथ में है। कर्क रेखा पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये आपकी नॉर्थ में पड़ती है, ठीक है। मकर रेखा पूछे तो साउथ वाला सही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहीं पर हमने कर्क रेखा की बात की, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो होती है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, कर्क जैसे भूमध्य रेखा आपके महाद्वीपों और देशों से होकर गुजर रही थी, ऐसे ही कर्क रेखा भी यहाँ पे देख रहे हो आप, ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कहते हैं, ये भी आपकी किन्हीं न किन्हीं महाद्वीपों और देशों से को गुजरेगी। तो ये भी आपकी जो है 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। तो कौन कौन से महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका, क्योंकि थोड़ी ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ आपका ये उत्तरी अमेरिका पड़ जाएगा। फिर अफ्रीका, अफ्रीका है, और आपका एशिया, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका में ये हवाई द्वीप और मैक्सिको, अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा और मारितानिया। एशिया में ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ये आपके कुछ कंट्रीज है जहाँ से गुजरती है आपकी कर्क रेखा एशिया में, ठीक है। मकर रेखा के बारे में बात कर लें तो मकर रेखा जो आपकी है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, वो आपकी दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश में होता है। मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। जैसे ये आपकी इक्वेटर हो गई, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ऊपर जाओगे तो 23.5 डिग्री मिलेगी कर्क रेखा, और नीचे आओगे तो 23.5 डिग्री मिलेगी मकर रेखा, ठीक है। ये भी आपके किन्हीं न किन्हीं महाद्वीपों से या देशों से गुजरेगी। तो ये आपके कौन कौन से देशों से गुजरती है? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, यानी ये नीचे की तरफ से गुजर रही है। तो नीचे की तरफ से गुजरेगी अगर ये, तो ये भी आपके 3 महाद्वीपों से गुजरेगी। कौन कौन से हो गए आपके महाद्वीप? तो ये आपके हो गए दक्षिणी अमेरिका, फिर आपका अफ्रीका, फिर आपका एक ऑस्ट्रेलिया भी पड़ता है नीचे, जैसे ये देखो यहाँ पे ये पड़ रहा है ना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये आपका हो गया दक्षिणी अमेरिका, और ये आपका अफ्रीका, और ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो देश में कौन कौन से देश हैं यहाँ पे? तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, ठीक। अब यहाँ पर बात हो गई किसकी? यहाँ पर हमने बात ख़त्म कर दी किसकी? अक्षांश की। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे देशांतर के बारे में, ठीक है। तो देशांतर का जो वीडियो होगा वो अगला वीडियो होगा। हम इसको 2 पार्टों में बना रहे हैं जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में देशांतर के साथ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। और ये एक तरीके से भूगोल विषय की नींव है। अगर अब आगे इसी के साथ में आपको टॉपिक जो मिलेंगे इसी से रिलेटेड मिलेंगे। अगर आप पवने पढ़ रहे हो तो आपकी पवने भी इसी चीज़ से रिलेटेड है, वन पढ़ोगे तो भी इससे रिलेटेड है, वायुमंडल पढ़ोगे तो भी इससे कहीं ना कहीं संबंध रखता है। मतलब अभी भी आपने जो चीज़ें पढ़ी थी, ज्वालामुखी पढ़े थे, महासागर, ये धाराएं पढ़ोगे तो वो भी इनसे कहीं ना कहीं संबंध रखती हैं। हालांकि इतना डीप में नहीं जाना है हमें बस अपने मतलब भर का पढ़ना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।